नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। शुरुआत करेंगे साउथ साइड की खबरों की। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार से जब दिल्ली दौरे को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व के साथ बैठक में 2024 चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बैठक में इस बात पर भी चर्चा की गई कि कर्नाटक मॉडल को देश में कैसे लागू किया जा सकता है। Manifesto, whatever we had promised, the implementation, and the Karnataka model has to be implemented in the country. How we implemented Karnataka model, what was the unity effort, all must be discussed. We have shared a lot of our ideas, and that will be a successful part for the India's success. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने विजयवाड़ा का दौरा किया और शहर के एक कन्वेंशन सेंटर में आंध्र प्रदेश सहकारी बैंक के हीरक जयंती समारोह में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान सीएम जगन मोहन रेड्डी ने बैंक के नए लोगो और डाक टिकट का भी अनावरण किया। सीएम जगन मोहन रेड्डी की सरकार के नेतृत्व में एपीसीओबी के टर्नओवर में बढ़ोतरी हुई और इस दौरान सीएम जगन ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बैंक को उसके उपलब्धियों के लिए शुभकामनाएं दी। कर्नाटक के पूर्व सीएम बसवराज एस बोमई ने अन्य नेताओं के साथ राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। बोमई ने कहा, सरकार जनता से किए गए अपने वादे को पूरा नहीं कर पा रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे राज्य की जनता का ध्यान भटकाकर राजनीति करने की जरूरत नहीं है। बोमई ने परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्होंने परिवहन विभाग के आदेशों को देखकर राज्य की जनता को सच्चाई बताने का काम किया है। परिवहन निगमों की मांग सरकार द्वारा जारी अनुदान आधे से भी कम है और ऐसे में पहले से ही घाटे में चल रहे परिवहन निगमों के पास कर्मचारियों के वेतन, बसों के रखरखाव और डीजल के लिए पैसे की कमी होगी। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले ही डेयरी ब्रांड नंदनी विवादों में है। अब एक बार फिर से ये चर्चा में है। दरअसल हाल ही में कर्नाटक के बीजेपी प्रमुख नलिन कुमार कटील ने एक ट्वीट में वर्तमान कांग्रेस सरकार पर तिरुपति लड्डू के लिए केएमएफ से घी की आपूर्ति रोकने का आरोप लगाया। इसके बाद अब सीएम सिद्धारमैया ने इसे लेकर पूर्व की बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने दावा किया कि आंध्र प्रदेश के तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर में प्रसाद के रूप में दिए जाने वाले प्रसिद्ध लड्डू बनाने के लिए कर्नाटक मिल्क फेडरेशन के नंदनी ब्रांड के घी की आपूर्ति 1.5 साल पहले बीजेपी सरकार के कार्यकाल में बंद कर दी गई थी। उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए राज्य बीजेपी अध्यक्ष नलिन कुमार कटील पर पलटवार किया। उन्होंने लिखा कि आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर के लिए नंदनी घी की आपूर्ति नहीं रोकी गई है। तिरुपति मंदिर के लिए घी की आपूर्ति 1.5 साल पहले बीजेपी सरकार के कार्यकाल के दौरान निलंबित कर दी गई थी। आगे उन्होंने राज्य बीजेपी अध्यक्ष से सवाल करते हुए लिखा कि अब आप मुझे बताएं कि क्या पिछली बीजेपी सरकार हिंदू धार्मिक मान्यताओं और भक्ति के खिलाफ थी या केवल तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हिंदू विरोधी थे। हरियाणा के नूह में भीषण सांप्रदायिक हिंसा में 2 होमगार्ड समेत 3 लोगों की मौत हो गई। इस मुद्दे पर ओवैसी ने कहा कि बीजेपी सरकार के इशारे पर ही पुलिस मोनू मानेसर को गिरफ्तार नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम में भी 19 साल के मौलाना की हत्या कर दी गई। ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ऐसा होने दिया गया है ताकि चुनाव में उसका फायदा मिले। बीजेपी हरियाणा की सरकार की नाकामी है। उस जुलूस से पहले ही जो वीडियोस वायरल किए गए थे और ख़ास तौर से जो मुख्य आरोपी है जुनैद नसीर के उसका वीडियो और फिर दूसरे विश्व हिंदू परिषद के लोगों के वीडियोस हैं और उसके बाद ये सब हिंसा वहां पर हुई है, हम उसका कंडेम करते हैं। फिर उसके बाद सेक्टर 56 में अंजुमन मस्जिद के ऊपर हमला करना, वहां के एक इमाम को जान ले लेना उसकी, फिर होमगार्ड की जान गई, फिर गरीब मुसलमानों की झोपड़ियों को जलाना, उनके कारोबार को ख़त्म करना और फिर भगाना, उनको डराना, ये सब बीजेपी का एक मेजॉरिटेरियन प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ये फिरका परस्ती को दिखाता है और यही वहाँ पर प्रमोशन किया जा रहा है। और बीजेपी उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेती? इसलिए कि तमाम के तमाम बीजेपी की आइडियोलॉजी के शेयर करने वाले, इसलिए उनको खुली छूट दी जा रही है और मासूम लोगों को वहाँ पर गिरफ्तार किया जा रहा है।
एनटीके के प्रमुख एस सीमान अपने विवादित बयान को लेकर फिर आलोचनाओं से घिर गए हैं, जहां उन्होंने मुसलमानों ईसाइयों को शैतान की संतान तक कह दिया। सीमान के बयान पर बीजेपी नेता के अन्नामलाई ने कहा कि तमिलनाडु में कुछ लोग बिना राजनीतिक समझ की बात कर रहे हैं। कुछ लोगों को भारत के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तमिलनाडु में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की राजनीति सालों से चली आ रही है। अल्पसंख्यक शब्द के कारण ही इसे भारत के संविधान में विशेष दर्जा प्राप्त है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई का स्वागत किया। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे। इससे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने द्रमुक सरकार पर अपना वादा पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वो सत्ता में आने पर युवाओं के लिए 10 लाख नौकरियां पैदा करेगी। बीजेपी नेता ने दावा किया कि तमिलनाडु में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई पिछले साल की तुलना में घटकर 27.7% रह गया है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने दिल्ली मोहल्ला क्लिनिक का दौरा किया, जहां उन्होंने क्लिनिक में स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। राव ने मोहल्ला क्लिनिक मॉडल की प्रशंसा की और कहा ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने मोहल्ला क्लिनिकों के बारे में बहुत कुछ सुना था और मैं उन्हें देखना चाहता था। मैं चर्चा करना चाहता था कि वो स्वास्थ्य नीतियों को कैसे लागू कर रहे हैं। दिल्ली अध्यादेश विधेयक का विरोध करते हुए बीआरएस सांसदों ने संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर धरना दिया। उन्होंने अध्यादेश के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की और मणिपुर बचाओ और दिल्ली अध्यादेश विधेयक वापस लो के नारे लगाने वाली जो तख्तियां हैं उन तख्तियों के साथ विरोध जताया। इस दौरान बीआरएस ने दिल्ली अध्यादेश विधेयक को लोकतांत्रिक संघवाद के लिए खतरा बताया। बीआरएस के नेता नागेश्वर राव के नेतृत्व में सांसदों ने विधेयक को अलोकतांत्रिक करार दिया और इसे तत्काल वापस लेने की अपील की। केरल विधानसभा अध्यक्ष के हिंदू देवता पर की गई टिप्पणी के बाद विवाद बढ़ता जा रहा है। विवाद में विधानसभा अध्यक्ष एएन शमशीर, सत्तारूढ़ माकपा और राज्य का प्रभावशाली नायर समुदाय से कोई भी झुकने को तैयार नहीं। नायर समुदाय के प्रदर्शन पर पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने कैंटोनमेंट थाने में नायर सर्विस सोसाइटी उपाध्यक्ष संगीत कुमार और संगठन के सदस्यों के खिलाफ गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा होने, दंगा करने और सार्वजनिक रास्ते को रोकने के लिए आईपीसी की कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने अपनी ओर से दर्ज मामले में कहा है कि एनएसएस के सदस्य गैर कानूनी रूप से बुधवार शाम पलायम के गणपति मंदिर में बाहर इकट्ठा हुए और बिना अनुमति माइक और स्पीकर लगाकर नारेबाजी की, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। केरल के मंत्री पी राजीव, मंत्री के राधाकृष्णन और मंत्री एमबी राजेश ने अलुवा में पीड़ित नाबालिग लड़की के प्रवासी परिवार को केरल सरकार द्वारा घोषित वित्तीय सहायता सौंपी। बता दें, केरल कैबिनेट की बैठक में बुधवार को अलुवा में मारी गई 5 साल की बच्ची के परिवार को 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने का फैसला किया था। इस घटना के बाद कई नेताओं से परिवार को आर्थिक सहायता जारी करने की मांग की गई। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बच्चे के परिवार से मुलाकात कर परिवार को तत्काल 1 लाख की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। दरअसल 28 जुलाई 2023 को अलुवा में एक प्रवासी दंपति की 5 साल की बच्ची का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामले में बिहार से प्रवासी मजदूर को गिरफ्तार किया। जिस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है उसकी पहचान अशफाक आलम के रूप में हुई है। पुलिस ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध लड़की का अपहरण करते हुए दिखाया गया है। ईडी के अधिकारियों ने जेल में बंद तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी के सहयोगी कलियप्पन के आवास और कार्यालय पर छापेमारी की। बता दें, कलियप्पन प्रभावशाली डीएमके नेता स्वामीनाथन के रिश्तेदार हैं। अधिकारियों को उनकी संपत्ति, दस्तावेज और बैंक खातों का विवरण मिला। इस दौरान अधिकारी नकदी गिनने वाली मशीन और आभूषण विशेषज्ञ के साथ मौके पर पहुंचे।
इससे पहले भी ईडी अधिकारियों ने धन शोधन मामले की जांच के तहत कोयम्बटूर और करूर में 7 स्थानों की संपत्तियों पर छापेमारी की थी। हैदराबाद में बाढ़ प्रभावित लोगों को सहायता देने की मांग को लेकर कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। बता दें, तेलंगाना में लगातार बारिश के कारण हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान होने की बात कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है। कांग्रेस की मांग थी कि राज्य सरकार पीड़ितों की तुरंत मदद करे। इसी कड़ी में कांग्रेस नेताओं ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर बारिश पर रिपोर्ट सौंपी थी। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना था कि मुख्यमंत्री केसीआर तेलंगाना में बाढ़ की स्थिति को संभालने में विफल रहे हैं। भ्रष्टाचार, पक्षपात, भाई भतीजावाद और कुप्रशासन की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए लोकायुक्त, उप लोकायुक्त और न्यायिक अधिकारियों ने शहर भर में बीबीएमपी के राजस्व और नगर नियोजन विभागों के 45 कार्यालयों पर एक साथ छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक छापेमारी के दौरान पालिका कार्यालयों में बेहिसाब नकदी अनियमितताएं और कई खामियां पाई गई। लोकायुक्त न्यायमूर्ति बीएस पाटिल और उप लोकायुक्त न्यायमूर्ति के.एन. फरिंद्र ने कुछ कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान 13 न्यायिक अधिकारी, 7 पुलिस अधीक्षक, 19 पुलिस उपाधीक्षक, 26 पुलिस निरीक्षक और कई पुलिसकर्मी ऑपरेशन का हिस्सा थे। कई जिलों की पुलिस इस ऑपरेशन का हिस्सा रही। पुलिस महानिदेशक कर्नाटक लोकायुक्त और पुलिस महानिरीक्षक कर्नाटक लोकायुक्त ने ऑपरेशन की निगरानी की। वलुथूर में बड़ी संख्या में महिलाएं मुलैपारी यात्रा में शामिल हुई। इस यात्रा की शुरुआत मरियम्मन मंदिर से की गई। इस यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं ने सांस्कृतिक कलाओं का प्रदर्शन किया, सिर पर कलश रख ईश्वर से विश्व कल्याण के लिए प्रार्थना की। बता दें, इस कार्यक्रम में हर उम्र और वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। भावी पीढ़ियों को गीतों के जरिए रामायण और महाभारत की कहानियों से भी परिचित करवाया। देश के कई राज्यों में मानसून की बारिश इस बार कहर बढ़कर बरसी है। हिमाचल, उत्तराखंड, गुजरात और राजस्थान के बाद अब तेलंगाना के बुरे हालात हैं। तेलंगाना में भारी बारिश के चलते कई जिलों में भारी जलभराव हो गया, सड़कें तालाब बन गई और घरों से निकलना दूभर हो गया। गोदावरी नदी का जलस्तर भी भद्राचलम शहर में खतरे के निशान को पार कर गया है, जिससे जिला अधिकारियों को अलर्ट जारी कर दिया गया। मौसम विभाग ने तेलंगाना में एक बार फिर अगले 24 घंटे के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया और लोगों को सतर्क रहने के आदेश दिए हैं। बेंगलुरु के शिवाजी नगर इलाके के पास एक फूड स्टॉल पर पानी की टंकी गिरने से 2 लोगों की जान चली गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। बता दें, 4 मंजिला इमारत के ऊपर रखा पानी का टंकी नीचे खाने की दुकान पर गिर गया। बेंगलुरु शहर के पूर्वी डिवीजन के पुलिस उपायुक्त डॉक्टर भीमा शंकर एस गुलेद ने कहा कि शिवाजी नगर के पास पानी की टंकी गिरने से 2 लोगों की जान चली गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। कमर्शियल स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। एक व्यक्ति का नाम अरुल है, जिसकी मौके पर ही जान चली गई। मरने वाले दूसरे व्यक्ति की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। घटना में एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में नशे में धुत एक महिला ने अपनी कार को डिवाइडर्स पर गिराने से पहले 8 खड़े दोपहिया वाहनों में टक्कर मार दी। जानकारी के मुताबिक तेज रफ्तार कार विशाखापट्टनम में सोमा बार के पास वीआईपी रोड पर खड़े 8 दोपहिया वाहनों को टक्कर मार दी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि महिला शराब के नशे में गाड़ी चला रही थी और दुर्घटना के बाद मौके से भाग निकली।